नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वी विल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस करंट अफेयर। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ जनवरी मंथ, जिसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, आने वाले इसी मंथ के अंत तक हम लोग जनवरी को, फेब को और मार्च के भी कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसका एक लोगो दिया हुआ है, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम सपोज दैट हमने ये टॉपिक पढ़ा कॉपरेटिव्स। जैसे ही हम लोग कॉपरेटिव्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड बाय द यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। इस टॉपिक से मेंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, कौन कौन से पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, और पीवाईक्यूज यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ने कैसे पूछे इस टॉपिक से, इसको भी देखेंगे एट अ टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कॉपरेटिव्स। देखिए, कॉपरेटिव्स को यहाँ पे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग कलर कोडिंग है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, एक छोटा सा 30 सेकेंड या 1 मिनट का है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो आपको पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या है इस पूरे लेक्चर का, वो आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉपरेटिव्स के साथ। देखिए, कॉपरेटिव्स जो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कॉपरेटिव्स 2025। मतलब 2025 को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंटरनेशनल ईयर जो है इसको डिक्लेयर किया गया कॉपरेटिव्स को, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पीसीएस लिखा हुआ है। ये प्रोक्लेम्ड बाई यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2024 ने ही इसने डिक्लेयर कर दिया था कि वी विल सेलिब्रेट 2025 एज ए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कॉपरेटिव्स। थीम क्या है? कॉपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अब देखिए, स्टेट पीसीएस में जनरली थीम्स पूछ लेता है, कौन सा ईयर किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चंस जो पूछता रहता है स्टेट पीसीएस। पर देखिए, यूपीएससी ने इस बार अलग ही गेम कर दिया। यूपीएससी ने खुद पूछ लिया कि अलग अलग, देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026, ऐसे क्वेश्चन अभी यूपीएससी भी पूछने लगे। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए भी हमको रेडी रहना चाहिए। तो जो भी अगर पढ़ा होगा पहले से ही ध्यान से, तो वो इसको एलिमिनेट करके आपने क्वेश्चन आंसर के और नज़दीक पहुँचा होगा। तो आगे कब देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉपरेटिव। देखिए, कॉपरेटिव इज द वॉलंटरी ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विद कॉमन नीड्स हु यूनाइट टू अचीव शेयर्ड इकोनॉमिक गोल्स। देखिए, एक वॉलंटरी ग्रुप्स जो होता है जिसमें कॉमन नीड्स के साथ कुछ लोग साथ में आते हैं और काम करते हैं, इकोनॉमिक गोल भी उनका सेम होता है। इसका एम, एक्चुअल एम क्या होता है? सपोर्ट करना है मेंबर को विद फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप से, या तो म्यूचुअल एड के थ्रू पुअर सेक्शन और सपोर्ट्स करते हैं एक दूसरे का मेंबर्स का। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 7 प्रिंसिपल ऑफ द कॉपरेटिव्स, पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसको भी बिल्कुल मत पढ़िएगा। हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसे इसमें क्वेश्चन, देखिए पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल जो है कॉपरेटिव्स अलायंस कब बना था। तो ये देखिए 1989 में कॉपरेटिव्स का जो स्टार्टिंग जो फेज था, इसी ने स्टार्ट किया था। कॉपरेटिव जो बना था, इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस आईसीए, वो 1895 में बना था ईवी नाइल और उसके बाद एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग के द्वारा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1895 में नीले और ग्रीन, नीला जो होता है ब्लू, नील, और ग्रीनिंग मतलब हरा, तो ये हरा और नीले के एक राइम बैठा के आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आईसीए इज ए ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग वर्कर्स कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इन नवंबर 2025 इंडिया होस्टेड आईसीएच ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए भी न्यूज़ में है कि 2024 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को इसको होस्ट किया है। थीम क्या था? कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। जैसा हम लोग बोलते रहते हैं, सहकार से समृद्धि। तो ये हो गया। क्या कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया था, उसके बाद से उसी के टाइम से स्टार्ट हुआ था। करंट स्टेटस में देखेंगे तो 27% ऑफ द वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स आर इन द इंडिया, 20% ऑफ द इंडियंस आर द पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। मतलब हम 27% ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी हैं। 27% ऑफ द वर्ल्ड जो कोऑपरेटिव्स वो इंडिया में है, और हमारे यहाँ के 20% जो इंडियंस हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। टॉप 3 स्टेट्स में देखेंगे तो हाईएस्ट जो है महाराष्ट्र में है, 25% ऑफ द टोटल कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पे, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, कर्नाटका है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में देखेंगे तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2011 का, उसने ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू किसको? कोऑपरेटिव्स को। फंडामेंटल राइट, उसने क्या क्या प्रोविजंस को ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स में क्या ऐड किया उसने? कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी में, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 43B ऐड किया, और उसके बाद न्यू पार्ट कौन से ऐड किया? 9B, और उसी के साथ कौन से आर्टिकल ऐड किए? 243Z(H) एंड 243ZT फॉर द कोऑपरेटिव गवर्नेंस। अब देखिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होता है और स्टेट कोऑपरेटिव। आप ये देखिए, जनरली जो होता है ना, स्टेट जो होता है, जो ये कोऑपरेटिव है, वो स्टेट का पार्ट है 7th शेड्यूल के अंडर। पर यहाँ पे जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होता है, वो किसके? 44 जो एंट्री 44 है, यूनियन लिस्ट में आता है।
सो अभी ये देखिए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा ये। व्हाट आर द, अभी ये देखिए व्हाट आर द कोऑपरेटिव्स, बैंक के बारे में बात किया है यहाँ पे। तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक आर द फाइनेंशियल एंटिटीज़ होते हैं सेटअप ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस, मतलब बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लिए होते हैं वो। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर होते हैं। दे आर कम अंडर द आरबीआई रेगुलेशन अंडर 2 लॉज, कौन कौन से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और उसके बाद बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर वो पूछे कि जो आरबीआई एक्ट है 1934 वाला उसके अंदर, तो ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, उसके अंदर नहीं आता है। अब देखिए दो चीज़ें और होता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो अल्टीमेट जो रेगुलेटर होता है वो आरबीआई होता है, पर रूरल कोऑपरेटिव जो बैंक्स होता है उसका स्टेट गवर्नमेंट खुद होती है। तो ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग कि हमने देख ही लिया कि हाईएस्ट जो कोऑपरेटिव्स कौन से एरिया में है। अब ये देखिए मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोऑपरेटिव्स इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए क्या क्या प्रोवाइड क्या करता है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप इसी से समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल देता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है सोशल कोहेजन को। कैसे सोशल कोहेजन को करता है, कोऑपरेटिव फोस्टर क्या करता है, नेचुरल एंड प्राइवेट सोशल बॉन्ड्स। नेचुरली क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ देयर मेंबर्स, मतलब दे आर पार्ट ऑफ देयर ओन सोसाइटी, तो उसके लिए उनके लिए नेचुरली दे आर एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और एक दूसरे को कंबाइन, एक दूसरे के साथ अटैच करके काम कर सकते हैं। तो दे फॉर्म फोस्टर द नेचुरल एंड प्राइवेट सोशल बॉन्ड विदाउट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इंपावरिंग सोसाइटी, हाउ दे एम्पावर, सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए क्या चाहिए, इक्वालिटी का स्टेटस होना चाहिए, वहाँ पे होता ही है 1 पर्सन 1 वोट, तो इक्वालिटी को प्रमोट करता है। बार्गेनिंग पावर देता है, कैसे, सोसाइटी को प्रमोट करना है तो क्या चाहिए, बार्गेनिंग पावर होना चाहिए। कलेक्टिव एक्शंस लेते हैं फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, तो ये हो गया। लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, कोई एक पर्टिकुलर मेंबर जो रहता है वो एज ए लीडर काम करता है वहाँ पे। प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे देता है, अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर द फार्मर से प्रोवाइड करता है, तो मनी लेंडर पे उनको डिपेंडेंसी उनका जो होता है वो कम होता है। एक्सटेंसिव रूरल नेटवर्क बूस्ट फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी, तो वो फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ाता है रूरल के साइड। रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी कैसे, जो वेल्थ के मतलब जो मनी पैसा वगैरह जो वेल्थ का जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको भी कम करता है। लोन एट द लो इंटरेस्ट देता है, वैसे हेल्प करता है। इंकरेजिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द फेयर कॉम्पिटिशन। इंस्टॉलिंग मोरल वैल्यूज, कौन कौन से मोरल वैल्यूज, यूनिटी बाई, मतलब एक साथ में काम कर रहे हैं तो यूनिटी होता है, ट्रस्ट भी बढ़ता है, ऑनेस्टी होता है, कोऑपरेशन भी एक दूसरे के अंदर, और सोशल स्टेबिलिटी जो होता है इंक्रीज होता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं आप देखिए, जो MK सर हैं अपने IAS है बोले, उनका एक वो अलग अलग टॉपिक्स के लिए टेम्पलेट्स देते हैं, तो किसी भी चैलेंजेस के लिए वो टेम्पलेट्स देते हैं जनरली PITS, PITS। P मतलब पॉलिसी स्कीम लॉज के बारे में, I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इंडस्ट्री, T मतलब टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ट्रेनिंग, S मतलब स्टैंडर्ड सेफ्टी वगैरह एक्सेट्रा होता है। तो यहाँ पे देखिए P हम लगा के सबसे पहले देख सकते हैं कि पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे इशूज है। गवर्नेंस इशूज क्या है, गवर्नेंस इज रेगुलेशन ऑन द बोरोइंग, उनके बोरोइंग्स पे रेगुलेशन है ट्रांजेक्शन में, और इन्वेस्टमेंट इज ए लिमिटेड इफिशिएंसी, उनको मतलब सब जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, पावरफुल लोकल जो फिगर्स होते हैं इन्फ्लुएंस या कोऑपरेटिव्स के मैनेजमेंट को वो करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है, सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं है इसको लेके, और उसके बाद इंटरनल राइवलरीज भी होते हैं कभी कभी, उसको भी लेके ये तो गवर्नेंस का सबसे बड़ा ये इशू हो गया। लिमिटेड रीच एंड इनसे इनएफिशिएंसीज जो है, रीजनल इम्बैलेंस है। कैसे, आप ये देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे गुजरात में है, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, और मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में। नॉर्थ ईस्ट के और उसके बाद नदर इंडिया में जो कंसंट्रेशन कम है, तो ये रीजनल इम्बैलेंस भी हो गया। आप एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, वीक ऑडिट सिस्टम है, इरेगुलर डिलेड और इनएफिशिएंट जो ऑडिटिंग है, ये भी सबसे बड़ा इसका चैलेंजेस है। फंक्शनल वीकनेस क्या है, लैक ऑफ स्केल ही नहीं है फाइनेंशियल और उसके बाद मैनेजरियल और उसके बाद टेक्निकल लिमिटेशन है उनके पास, इसलिए भी स्किल वर्कफोर्स शॉर्टेज है, जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं दे आर नॉट ट्रेंड। उसके बाद पर्टिकुलरली ट्रेंड नहीं है उस पर्टिकुलर किसी भी कोऑपरेटिव्स के लिए, पर्टिकुलर कोऑपरेटिव्स के लिए प्रोफेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी कम है। पुअर मैनेजमेंट है, लैक ऑफ द फैमिलियरिटी विथ डिजिटल टूल्स, मतलब यहाँ पे डिजिटल जो लैक है, मतलब 45% आप यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हैं कि 45% द कोऑपरेटिव मेंबर्स आर फैमिलियर विद डिजिटल टूल्स, मतलब अभी भी 55% जो है डिजिटली दे आर नॉट एम्पावर्ड।
सो अब आप देखेंगे की इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। देखिए कुछ ही देखिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स में देखेंगे तो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है 1963 में बना था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ये उनको हेल्प करती है, बूस्ट करती है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में, रूरल और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी के लिए। अभी हमने एक और जो प्लान बनाया है, मार्गदर्शिका प्लान क्या है, एम टू स्टेब्लिश 2 लाख न्यू PACS डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स, तो ये भी आप डाल सकते हैं। बाकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है तो स्ट्रेंथन करता है गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्टोरल प्रोसेस को, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें जो इसके अलावा, इन तीनों के अलावा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे पर याद नहीं कर पाएंगे। जब याद नहीं कर पाएंगे तो आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अपने जो दूसरा इसका ही पॉइंट है कि स्ट्रेंथन क्या, अब हमको क्या मेजर्स लेना चाहिए टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को। देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है, मर्ज करो जो वीक सेक्शन, जो वीकर जो सोसाइटीज़ हैं उनको मर्ज कर दो टू पुल रिसोर्स को पुल करने के लिए, इंप्रूव करना है इफिशिएंसी को, प्रमोट करना है मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ को, जहाँ पे कि कई सारे एक ही सोसाइटी के अंदर कई सारे एक्टिविटीज़ एट अ टाइम चलते रहें, जैसे कि मार्गदर्शिका प्लान हमारा एक एग्जांपल डाल सकते हैं। इंप्रूव करना है ऑपरेशनल इफिशिएंसी को, कैसे, नीड प्रोफेशनल मैनेजर्स को इन द एरिया ऑफ देयर कोर। अब ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ाना है, मतलब कि वहाँ पर स्किल फोर्स होना चाहिए, जो स्किल्ड हो उसके काम करने वाले। स्ट्रीमलाइन करो उनके लोन्स को, मतलब उनको लोन्स क्रेडिट वगैरह फटाफट मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर। उसके बाद इन्हेंस करना है कोऑर्डिनेशन को बिटवीन द डिफरेंट कोऑपरेटिव्स, लिंकेज बिटवीन द डिफरेंट कोऑपरेटिव्स, जिससे कि उनका जो म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और उसके बाद स्किल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैंने ऊपर ही बात किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, वैसे ही डिजिटलाइजेशन करना है, तो जैसे उनका जो बैंकिंग रेगुलेशन, उसके बाद गवर्निंग, उसके बाद ऑडिटिंग में ज़्यादा हेल्प होने लगेगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है, मास अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, बताना है जन आंदोलन में कि कैसे कोऑपरेटिव काम करता है, हाउ पीपल कैन इन्वॉल्व इन द कोऑपरेटिव फॉर टू एंड सपोर्ट अदर मेंबर्स। वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन जो है उसके अंदर वो भी इनकलकेट करने की ज़रूरत है। लेजिस्लेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म भी लाने की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि इंश्योर ट्रांसपेरेंसी कैसे करेंगे, RTI के अंदर इसको डाल देना है। तो मतलब व्हेन कोई भी RTI उसके डाले तो उसको उसके बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड मिल जाए। प्रोविजन बाय द CBI एंड CVC इंक्वायरी अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस सोसाइटी एंड बैंक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, मतलब जब भी कोई ऐसा कोई माल प्रैक्टिसेस हो तो उसके CBI और CVC इंक्वायरी भी किया जा सके। अब ये हो गया देखिए पूरे मेंस के लिए। मेंस में हमने क्या क्या देख लिया, इससे कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं ये देख लिया हमने, कौन कौन से सिग्निफिकेंस क्या है ये भी देख लिया, मेजर्स कौन कौन से लेने चाहिए ये भी देख लिया। इसी के साथ ये टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है 10 ईयर्स ऑफ द नीति आयोग। देखिए नीति आयोग क्या है ना, नीति आयोग जो है सेम बॉडी है जैसे कि प्लानिंग कमीशन थी बिफोर 2014, तो ये पर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस है, यही देखेंगे हम लोग। ऑन जनवरी 2025 इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग सेलिब्रेटेड 10th ईयर ऑफ इट्स फाउंडेशन। 10 साल हो गए इसके फाउंडेशन को। नीति आयोग क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, एक थिंक टैंक है वनली, या मतलब एक एडवाइजरी बॉडी है, वो काम करती है, उनको एडवाइज करती है कि कैसे बेटर जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स वगैरह को किया जा सकते हैं। स्टैब्लिश थ्रू अ यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन रिप्लेसिंग द अर्स्टवाइल क्या प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया। नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसे ध्यान में रखना है। मैंडेट क्या है इसका, ट्विन मैंडेट है, एडाप्टेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, और उसके बाद कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट के बीच में कॉम्पिटिशन को भी लाना है सो दैट दे कैन इम्प्रूव देम सेल्फ, और उसके बाद कॉपरेट भी करवाना है एक दूसरे को हेल्प करके। इसका कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। इसके जो चेयरपर्सन होता है, हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद होते हैं। चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के होते हैं और यूनियन टेरेटरीज़ के भी लिए, और गवर्नेंस भी होते हैं उस स्टेट्स के जहाँ पे यूनियन टेरेटरीज़ के जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं, 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये देखना नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। वाइस चेयरमैन कौन सा होता है, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन ऑलवेज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फुल टाइम मेंबर कौन होता है, नीति आयोग, और उसके अलग अलग जो होते हैं वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। बाकी ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी देखना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो होता है वो भी फॉर फिक्स टेन्यूर। इंपॉर्टेंट ये है कि उसका टेन्यूर जो होता है वो फिक्स होता है। रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं आगे अचीवमेंट्स क्या है। ये सब ये इधर जो है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये किसी काम का नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या देख लेते हैं। इन्हेंस क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे भाई, टीम इंडिया हब जो है, नीति आयोग का टीम इंडिया हब इन्वॉल्व ऑल स्टेट टू वर्क टूवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, मतलब ऐसे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए काम करना है, तो उसने एक इनिशिएटिव चालू किया है टीम इंडिया हब। उसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखिए, किसी भी जो एम टू क्विक एंड इफेक्टिव, जैसे कि एरिया बेस्ड दिया तो प्रायोरिटाइज किया है कि दीज एरिया रिक्वायर्ड मोर फोकस देन अदर्स, तो यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है एक इसका नीति आयोग का। स्ट्रेंथन क्या करता है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म बाई अलग, जैसे कि एमपीडीआई देता है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अलग अलग स्टेट्स का देता है, तो इनको एक आइडिया देता है कि दे शुड वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। तो जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भी देता है कि कौन से स्टेट का कैसा है, रैंकिंग देता है, तो इसके स्ट्रेंथन करता है क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, जहाँ पे दो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। गवर्नेंस एंड पॉलिसीज एडवाइस भी करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज भी बताता है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी एग्जांपल्स में दे सकते हैं कि इन सेटिंग ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सिट्स जो होता है, जैसे स्टेट लेवल पे सिट्स को सेटअप किया जा सकता है फॉर बेटर गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इनकलकेटेड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं अटल इनोवेशन मिशन जो है वो इसी का स्कीम है, इसी का एक नीति आयोग के द्वारा ही स्टार्ट किया हुआ एक स्कीम है। रीजनल इंटरसेक्शनल जो सेक्टोरल और सोशल इंटरवेंशन कैसे करता है, नीति फोरम फॉर द नॉर्थ स्टेट, साथ ई जो है इनिशिएटिव और पोषण अभियान, ये सब भी नीति आयोग के रीजनल और इंटरसेक्टोरल, मतलब एक दूसरे के जो सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर कैसे ये इंटरवेंशन करके एम्पावरमेंट करता है या तो हेल्प करता है, ये उसका एग्जाम्पल डाल सकते हैं। साथ ही हो गया पोषण अभियान, हो गया पोषण अभियान जैसे कि जो न्यूट्रिशन वगैरह के लिए के ये हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हेल्प करता है लोगों को कि जो अपन 17 जो सस्टेनेबल SDGs हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी जो 2030 के पहले कैसे अचीव किया जा सके। तो अब हमने ये देख लिया पूरा, अब इसके अचीवमेंट्स देख लिए। नीति आयोग के जो इनिशिएटिव्स ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा की इनिशिएटिव जैसे अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल डेटा फॉर एनालिटिक्स एंड प्लेटफॉर्म, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमने ऊपर ही देखा, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे। अब ये सब जैसे अगर आपने याद किया हुआ है तो आप GS के अलग अलग जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप जब GS में विमेन से रिलेटेड इशूज लिखेंगे GS 1 में, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है प्लेटफॉर्म जो है नीति आयोग का है, जहाँ पे हम लोग एम्पावर कर रहे हैं विमेन को अलग अलग जो है अपॉर्चुनिटीज से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स में को आप लिख सकते हैं कि किसी भी स्टेट्स का कैसे, जो जैसे कि किसी भी स्टेट में पॉवर्टी है तो उस एरिया को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये सब एग्जांपल आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए SDG इंडिया अलग अलग इंडेक्सेस कौन कौन देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स देता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये तो पता ही है। इसी के साथ देखिए चैलेंजेस क्या क्या है इसके अंदर, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए चैलेंजेस विद नीति आयोग क्या है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि ये कोई भी बजट एलोकेशन वगैरह में इसका कोई पावर होता नहीं है। विदाउट बजटरी एलोकेशन पावर इट स्ट्रगल टू इम्पैक्ट रिसोर्स एलोकेशन, मतलब जब इसके पास बजटरी पावर ही नहीं तो इसने अगर कोई इनिशिएटिव उसको वहाँ पे सजेस्ट किया है तो रिकमेंड किया है स्टेट को या तो किसी भी बॉडी को या तो किसी भी रीजनल एरिया को, तो ये वहाँ पे उनको फंड एलोकेट नहीं कर पाती। इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटी जो है, अलग अलग स्टेट के फेल टू एड्रेस द डेवलपमेंटल इनइक्वालिटी अमंग द स्टेट, अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उनका अलग चैलेंजेस है और इधर हिमालयन स्टेट्स के अलग चैलेंजेस है, तो उनके भी इनइक्वालिटी की वजह से इसमें चैलेंजेस होते हैं। ओवरलैपिंग रूल्स, जो अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग जैसे मिनिस्ट्रीज़ का सेम रोल है कहीं कहीं से तो ओवरलैप होते हैं, तो इसके भी चैलेंजेस होते हैं। लैक स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, तो स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है तो लैक ऑफ लीगल स्टैट्यूटरी लिमिट इट्स पॉलिसी इन्फोर्समेंट, अब उसके पॉलिसी को इन्फोर्स करना जो है बाइंडिंग नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होते हैं ये, तो ये है इसके चैलेंजेस। स्टिल इसके कंक्लूजन देख लेते हैं कि नीति आयोग जो क्रूशियल रोल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग इंडिया जो पॉलिसी लैंडस्केप, हाउएवर इट्स इफेक्टिवनेस is constrained by several limitations. To enhance its effectiveness, it must involve into the more empowered institution with greater financial autonomy, resources allocation and strong policy enforcement mechanism. इतना ही लिख के आप इसको कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त पर। देखिए लोकपाल लोकायुक्त का क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी जो है लोकपाल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट कब आया था 2013 में, मतलब मोदी जी के आने के ठीक एक साल पहले, सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट फाउंडेशन डे
इन मतलब अब फाउंडेशन मतलब बन तो 2013 के बाद से ही बन गई है, पर इसने ना अपना फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जनवरी 2025 को। तो अब हर साल 16 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, लोकपाल एंड लोकायुक्त डे। ठीक है, अब अबाउट द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ये क्या बोलता है, द एक्ट अमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकपाल, कहाँ पे, एट द यूनियन लेवल। एंटी करप्शन बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी मतलब करप्शन को जो प्रोहिबिट करता है। तो ये लोकपाल कहाँ पे, यूनियन लेवल पे है, इस्टेब्लिश किया जाएगा। और लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल टू डील्स विद द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट जब कोई करप्शन के चार्जेस होते हैं या तो कोई कंप्लेंट्स होता है, तो उसके जो है कंप्लेंट्स को वो डील करने के लिए ये बॉडी बनाई गई। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016। उसके बाद वहीं क्या बोला कि जो मतलब जो कॉम्पोजिशन होता है कि कौन कौन से बॉडी जो रहते हैं इसको रिकमेंड करेंगी सिलेक्शन कमेटी में, उसी में वहाँ पे ऐसा डाला गया। पहला ऐसा था कि अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो उसके सिलेक्शन कमेटी में रहेगा। पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है अब कभी कभी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उतने नंबर ऑफ जो जितना रिक्वायर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन समटाइम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट होता है जो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ऐसे केसेस में इसके इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए ऐसा 2016 में अमेंडमेंट करके क्या डाल दिया गया कि सिंगल लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी रहेगा उसका ही जो लीडर ऑफ अपोजिशन कंसिडर किया जाएगा, उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन कंसिडर किया जाएगा। तो अबाउट लोकपाल के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन रहता है और अप टू 8 मेंबर्स रहते हैं विथ 50 बीइंग जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। मतलब 50% जो होते हैं जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स में से 4 जो होते हैं जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल जो मेंबर्स होने चाहिए, और इनमें से भी 50% SC ST OBC माइनॉरिटी एंड विमेन से रिलेटेड होने चाहिए, से बिलोंग करना चाहिए। अब ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द लोकपाल के लिए क्या होना चाहिए। चेयरपर्सन जो होते हैं सीटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ, कहाँ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या जजेस सुप्रीम कोर्ट, और एन इमिनेंट पर्सन, एक इमिनेंट पर्सन भी बन सकता है, तो ये याद रखना है। और उसके बाद जुडिशियल मेंबर्स कौन कौन होना चाहिए, सीटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी बन सकता है इसके अंदर, मतलब जो 4 मेंबर रहेंगे उनमें से। अदर जो मेंबर्स जो होते हैं, इमिनेंट पर्सन कौन होना चाहिए, विथ एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन द मैटर रिलेटिंग टू एंटी करप्शन पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फिनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए जो इमिनेंट पर्सन हो। पर्सन इनएलिजिबल टू बिकम मेंबर्स, कौन नहीं बन सकता है, जिसका एज 45 साल से कम हो। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मोरल टर्पिट्यूड, उनको भी वो भी इनएलिजिबल होगा। पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिशियल ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट और टू बी एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो भी नहीं बनेगा। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट यूनिट लेजिस्लेचर और एनी जो भी MP या तो MLA रहेगा वो भी नहीं बनेगा। पर्सन रिमूव्ड आर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, वो भी नहीं बने। ये 5 क्राइटेरिया याद रखना है। ये याद रखना है कि चीफ जस्टिस तो हो ही सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या ये याद रखना है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट जुडिशियल मेंबर्स जो होते हैं ना, 4 मेंबर 8 में से, उनमें से हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो या तो CJI रहेगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, या तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो इमिनेंट पर्सन। और ये इमिनेंट पर्सन कौन डिसाइड करेगा, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे। इमिनेंट पर्सन का भी ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख लेना, डाल देगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और कन्फ्यूज कर देगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए टर्म्स फॉर द मेंबर्स, 5 ईयर और द टिल द एज ऑफ कितना 70 ईयर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट क्या, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। वही जो हमने ऊपर बात किया है, जिसमें 2060 में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है, वो इसमें सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, 2016 ऊपर किया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द हिज हम, अगर कोई चीफ जस्टिस एब्सेंट है तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको नॉमिनेट करेंगे वो CJI खुद। 1 इमिनेंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय कौन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो इमिनेंट जूरिस्ट को नॉमिनेट करेंगे। जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल जो होता है यूनियन लेवल होता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्सेप्ट ऑन द एलिगेशन ऑफ द करप्शन रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। मतलब इन केसेस के अलावा अगर कोई और केसेस में प्राइम मिनिस्टर को भी वो उसके ऊपर उसका जुरिस्डिक्शन होता है। मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A B C D ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजन एंड फंक्शन क्या है, सुपरिटेंडेंस ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द दिल्ली स्पेशल पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट जो
concerning the matter referred for the preliminary inquiry or investigation can authorize agency to search for and seize documents relevant to an investigation, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मस्ट रिपोर्ट टू द लोकपाल ऑन द एक्शन टेकन, मतलब सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, उसको मस्ट रिपोर्ट टू द लोकपाल, लोकपाल को उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपने कौन से एक्शंस लिए हैं। पावर ऑफ द सिविल कोर्ट ऑफ द पर्पज, पावर ऑफ द सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, द इंक्वायरी विंग अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के अंदर होता है, उनके पास जो सिविल कोर्ट का भी एक पावर होता है। अबाउट लोकायुक्त है, लोकायुक्त इस्टेब्लिश बाय द एवरी स्टेट, और उसके बाद सब स्टेज का एक अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं, इसलिए उसको लोकायुक्त को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझना है कि लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है और लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। सेंट्रल यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखें, ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में ही पूछेगा, और स्टेट पीसीएस के लिए अब तो यूपीएससी के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 16 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, या तो फाउंडेशन डे ऑफ द, या तो बोल सकते हैं कि लोकायुक्त लोकपाल लोकायुक्त डे कौन से डे में है। तो यूपी पीसीएस में तो 4-5 डेज वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीलिम्स में हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन से इनएलिजिबल पर्सन्स है ये पूछ सकता है, और सिलेक्शन कमेटीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ही वो फंसाएगा, यहाँ पे डाल देगा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, और यहाँ पे इमिनेंट ज्यूरिस्ट डाल के यही फंसा सकता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट अपने, अब हम लोग थोड़ा सा इशू, अब थोड़ा मेन से रिलेटेड इससे टॉपिक्स में देख लेते हैं कि देखिए मेंस में इशू विथ रिलेटेड इशूज़ विद द लोकपाल एंड लोकायुक्त के सबसे बड़ा इशूज़ क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्लेंट्स। अब ये देखिए जो कंप्लेंट जो कंप्लेंट करते हैं उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 जो है फेल टू प्रोवाइड कंक्रीट इम्यूनिटी टू द विशल ब्लोअर, मतलब जिसने मैंने कंप्लेंट किया उसके अगेंस्ट में और मुझे ही प्रोटेक्शन नहीं है, दैट इज़ द मेन इशूज़। तो इसको ध्यान में, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डिसकरेज द पीपल दोज हु आर मेकिंग द कंप्लेंट्स। अब इसके बाद देखते हैं क्या बोलता है, इन एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द अपील। अब उसके ऊपर प्रोहिबिट द ट्रांसपेरेंसी इन द पर्पस। अब इसके बाद एक बार आपने उसने डिनाई कर दिया तो आप उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इसके सिलेक्शन कमेटी ऑफ द जो लोकपाल एंड लोकायुक्त होता है, कंसिडर मेंबर फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी दैट पुट लोकपाल अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल में जैसे इमिनेंट ज्यूरिस्ट। अब आप ये देखिए कि इमिनेंट ज्यूरिस्ट को कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि दे विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक्चुअली जो है पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो ये एक सबसे बड़ा इशू ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंक्लूजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकपाल। तो उसके वजह से भी एक इशू ये आता है कि एनी इंक्वायरी इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कंडक्ट बाय एनी अथॉरिटी अदर दैन द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कुड सीवियरली अंडरमाइन द कैपेसिटी टू लीड द गवर्नमेंट। ये बात सही है, अगर प्राइम मिनिस्टर को ही हम लोग विजिलेंस में डाल देंगे तो इतना इश्यूज आ जाते हैं। अदर लैक्यूनाज में देखें, लैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देना चाहिए। और उसके बाद डिले ड्यू टू द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अपने खुद के फंक्शनरीज नहीं हैं, अलग अलग स्टेट से इनको लेने पड़ते हैं, अलग अलग जगह से। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द करप्शन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड आफ्टर द 7 ईयर्स के बाद। दे आर मतलब वन ऑफ द मेजर इश्यूज है कि आफ्टर 7 ईयर यू कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट द करप्ट है। उसके बाद जुडिशरी हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द लोकपाल। सबसे बड़ा एक ये भी इशू कि यू कैन नॉट कॉल द जुडिशरी इन केस ऑफ द करप्शन। जैसे अभी कुछ करोड़ रुपीज़ पाए गए थे, तो वहाँ पे आप इसके लोकपाल के अंदर में नहीं ला सकते हैं उसको। उसके बाद लैक ऑफ द क्लियर प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त के जो अलग अलग स्टेट में जो है उसका क्लियर प्रोविजन नहीं है, तो उसके वजह से भी इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वे फॉरवर्ड इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। देखिए सेकंड ARC की कुछ रिकमेंडेशन है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द लोकपाल। अब डायरेक्ट जो सेकंड ARC का आप डाल के आप ये लिख सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर को शुड बी केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द लोकपाल। उसके बाद अब प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। अब देखिए जो इश्यूज़ होते हैं उन्हीं का हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसी के इश्यूज़ को ही आप मॉडिफाई करके एज ए सोल्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड ARC का आपने डाल दिया प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकेज। हमने ऊपर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप ने उनको बैकिंग नहीं है, तो इसलिए इशू आता है। यहाँ पे आप डाल दीजिए प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ऑफ द ऑफिस अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वुड एनहेंस इट्स फंक्शनिंग। और उसके बाद जो होता है 11th जो है ऑल इंडिया लोकायुक्त कॉन्फ्रेंस 2011 में हुआ था, AILC। उसने कुछ मेजर सजेस्ट किया है। मेक लोकायुक्त अ नोडल एजेंसी फॉर द रिसीविंग ऑल करप्शन रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स है उसके पास आने चाहिए। ब्रिंग ब्यूरोक्रेट्स अंडर द एम्बिट ऑफ द लोकायुक्त। ब्यूरोक्रेट्स को भी इसके अंदर में आना चाहिए। तो प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ब्रिंग NGOs
फंडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लोकायुक्त जुरिसडिक्शन, उसके अंदर लाना चाहिए किसको, एनजीओज को। नेक्स्ट देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। इट इज़ राइटली सेड बाय द पब्लिक कॉमिलियस टेक्टस दैट द मोर करप्ट द स्टेट द मोर लॉज। मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना ज़्यादा लॉज रहेगा उतना ज़्यादा करप्शन होगा। तो क्या करना चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज अ कंट्री रिक्वायर्स बेटर एक्सक्यूजन, मतलब आपके पास जो लॉ है उसी का बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसी को अच्छे से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है ऑफ द प्रेजेंट लॉ रेदर देन क्रिएशन ऑफ द मोर एंड मोर लॉज। सो इसी के साथ हम लोग अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए मैंने ट्राई किया है कि मैं मेरा बेस्ट दूँ, स्टिल अगर कुछ कमी रह जाती है तो अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं उसके अंदर चेंजेस लाऊंगा, पर आप लोगों के फीडबैक की सख्त ज़रूरत है इसको और अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सेलिब्रेटेड 75th जो ईयर्स ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व 25 जनवरी एज ए नेशनल वोटर्स डे। ये देखिए प्रीलिम्स के, मैंने ये देखिए कलर कोड से आप समझ गए होंगे कि स्टेट पीसीएस पर याद कर लीजिए कि 25 जनवरी 25 जनवरी मतलब 26 जनवरी के एक दिन पहले एज ए नेशनल वोटर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा फर्ज पढ़ लेते हैं। ईसीआई इज द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इस्टेब्लिश कब 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए इसको 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंटेलिंग आर्टिकल 324 टू 329 मतलब 324 से लेके 329 तक ये है इसके प्रोविजन है किससे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस द चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर्स है अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टीम ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 जो आया था वो उसने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए हैं। अब आप ये देखते हैं कि रोल ऑफ ईसीआई जो होता है, अभी देखो की रोल में दिखा है ईसीआई जो एडमिनिस्ट्रेट द इलेक्शन ऑफ द किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब इसका 1 2 3 4 5 जो है 5 जगह का ये इलेक्शन के सारे जो रोल्स है इसके हाथ में रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब इसके कंपोजिशन क्या है, इट करेक्टली कंसिडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। और उसके बाद इनिशियली द कमीशन हैज़ द ओनली CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके बाद ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंस 1993 द कमीशन हैज़ परमानेंटली इंक्लूडेड क्या 2, 1993 से अभी तक एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 अदर मेंबर्स हैं। की जो प्रोविजन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023, अभी क्या नए प्रोविजंस एक्ट किए गए वो देखने की ज़रूरत है। देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये है तो जो CEC होता है या तो इलेक्शन कमीशन द पर्सन मस्ट बी होल्डिंग और हैव होल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। पोजेसेस इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग द इलेक्शंस। उसके बाद इस सर्च कमेटी में कंपोजिशन हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड द जस्टिस हेडेड बाई, जो इसका सर्च कमेटी में उसका कंपोजिशन क्या है कि हेड कौन करेगा, उसका हेडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस। और उसके बाद इंक्लूड 2 अदर मेंबर्स कौन कौन से रहे, रैंक ऑफ सेक्रेटरी और हायर, ये लोग उसके सर्चिंग कमेटी में है। फंक्शन क्या है, प्रिपेयर अ पैनल फॉर द 5 कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन, एक पैनल बनाएंगे 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी एक कोई रहेगा जो कि इसको कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट का कोई रोल है नहीं, ये याद रखना है। फंक्शन क्या है, रिकमेंड्स द एलिजिबल कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का रोल आता है, मतलब ये सिलेक्शन कमेटी में प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद जो अप्रूवल होता है वो प्रेसिडेंट देगा। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द CEC एंड इलेक्शन कमीशन, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ CEC एंड इलेक्शन कमीशन, टेन्योर 6 year 65 year ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर। इफ द इलेक्शन कमीशन बिकम चीफ इलेक्शन, एक अगर कोई इलेक्शन कमीशन बिकम चीफ इलेक्शन कमीशन, कंबाइंड टेन्योर कैन नॉट बी एक्सीड द 6 year, तो भी उनका जो कंबाइंड टेन्योर है 6 year से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड, इनका कोई रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन सैलरी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, सेम ही रखा है, पहले भी वैसा ही था। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, रेजिग्नेशन CEC और EC किसको दे सकते हैं, बाई राइटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। और उसके बाद रिमूवल क्या है, CEC कैन बी रिमूव लाइक अ सुप्रीम कोर्ट, कोई
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव किया जाता है सेम, और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली सीसी से पूछ के प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ के हम लोग ये प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को। लीगल प्रोविजन ऑफ द ECE एंड चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल और द क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर द एक्ट ऑफ द और वर्ड्स स्पोकन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उनके ऊपर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जा सकता है। चैलेंजेस क्या है ये देखें। क्वेश्चनेबल ऑटोनॉमी के सिलेक्शन प्रोसेस देखिए मेजोरिटी जो है गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है। कैसे देखिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके बाद जो एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, उसके बाद कैबिनेट जो है मेंबर अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, तो दो तो हो गए गवर्नमेंट के ही। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इश्यूज़ हैं। रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अब चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगा और इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब इसका डायरेक्ट रिमूवल बायस्ड हो सकता है बेस्ड ऑन द चीफ इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन, तो ये बायस्ड भी हो सकता है ना। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो द 2023 एक्ट क्या है, इसने बोला प्रोहिबिट द रीअपॉइंटमेंट, इट इज साइलेंट रिगार्डिंग टू द फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ CC एंड EC टू एनी पोस्ट और द ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट अफेयर देयर रिटायरमेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। अब ये देखिए कि आप यहाँ से तो बोल सकते हैं कि आप एज इलेक्शन कमिश्नर या तो कुछ रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, पर आप किसी और बॉडी में, गवर्नमेंट के बॉडी में उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक एम्बिग्यूटी है यहाँ पे। लैक ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टाफ क्या है, ECI के पास कोई भी अपना इंडिपेंडेंट स्टाफ नहीं है, उसको स्टेट से हायर करना पड़ता है अलग अलग जगह से, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है। वर्क फोर्स नहीं है अफेक्टिंग इसके ऑटोनॉमी को है। ऑपरेशनल इशूज़ में क्या है, लिमिटेड पावर है, ECI कैन नॉट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन विद वेरियस सीरियस जो है वायलेशन के बाद भी आप ये याद रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डी रजिस्टर, किसी भी जो है पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। उसके बाद इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल्स के मैनेजमेंट में भी इशूज आते हैं, जैसे प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंट्रीज, इनकरेक्ट डिटेल्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ द एलिजिबल जो वोटर्स का एक्सक्लूजन होता है उससे रिलेटेड। इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस लाइक द वोटर्स का ब्राइबरी और बूथ कैप्चरिंग एक्सेट्रा जो है। इंक्लूसिविटी एंड वोटर टर्नआउट, द ओवर 30 करोड़ इलेक्टोर्स डू नॉट वोट। हर साल ऐसा होता है कि करीब 30 करोड़ के आसपास लोग वोट ही नहीं करते, दैट इज़ द मेन चैलेंजेस है। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, प्रोटेक्टिंग वोटर्स, कैंडिडेट्स और उसके ऑपोजिशन इन द पॉलिटिकल सेंसिटिव एरिया, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इमर्जिंग चैलेंजेस में सोशल मीडिया और डिसइंफॉर्मेशन वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर द इलेक्शन कमीशन। तो ये देखिए हमने इसके चैलेंजेस देख लिए। उसके बाद हमने इसका सिलेक्शन कमेटी, उसके बाद प्रोसीजर, 2023 के अमेंडमेंट्स के बाद क्या चेंजेस लाए गए थे ये देख लिए। अब ये देखेंगे कि की इनिशिएटिव नहीं, पहले देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है इससे रिलेटेड दे। अब ये देखिए चैलेंजेस तो हमने देख लिया, आप चैलेंजेस का वे फॉरवर्ड देखें। इंश्योरिंग ऑटोनॉमी, कैसे ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट करो, जैसे कि फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स 2023 का जो रूलिंग है कि अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एडवोकेटिंग कोलेजियम सिस्टम, जैसे CEC और EC को अंटिल द पार्लियामेंट इनैक्ट अ न्यू लॉ फॉर सच अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि कोलेजियम सिस्टम का जैसे कि जजेस को अपॉइंट किया जाता है वैसे किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि सबसे ऊपर ही पढ़ा हमने कि वन ऑफ द चैलेंजेस क्या है, इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, तो ये बायस्ड हो सकता है। नो जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, मतलब सिर्फ इलेक्शन से ही रिलेटेड नहीं और कहीं भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, ये हो गया। इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, उनके पास फंक्शनरीज रहेंगे, दे विल एक्ट इन बेटर मैनर। उसके बाद इंप्रूविंग इलेक्टोरल ऑपरेशंस को लीगलाइज किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये सबसे बड़ा वन ऑफ द फैक्टर है कि अगर हम लोग अपने तो एक मतलब इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ यही आता है कि लीगलाइज नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो उसको इन्फोर्स अच्छे से करने में प्रॉब्लम आती है। इंश्योर करना है पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस को, जैसे कि पायलट द मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्टोरल वोटिंग मशीन RVM को टू इनेबल द डोमेस्टिक माइग्रेंट टू वोट रिमोटली, मतलब कहीं भी अगर कोई माइग्रेंट दूसरे स्टेट में है तो वो लोग इसके RVM के थ्रू वहाँ से वोटिंग कर सके। वन कैंडिडेट लिमिट टू वन कंस्टिट्यूएंसी, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि एक जो कैंडिडेट है वो 5 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस को स्टैंड करता है और वो कहीं एक से जीतता है या तो 2 जगह से जीतता है, तो एक छोड़ता है तो फिर वापस से गवर्नमेंट के ऊपर या तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि उसको फिर से इलेक्शन कराने का। और उसके बाद टैकलिंग इमरजेंसी चैलेंजेस में
टेक ड्रिवन जो इलेक्शंस जो होना चाहिए, एआई टू डिटेक्ट द हेट स्पीच को करना चाहिए, प्रिवेंटिंग करना चाहिए बोगस जो वोटिंग वगैरह को, फेशियल रिकॉग्निशन होने, आधार लिंक वोटर आईडीज होना चाहिए, इलेक्टोरल जो है रिसर्च हब होना चाहिए, इस्टेब्लिश इलेक्टोरल रिसर्च रोल रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर फॉर द फोकस ऑफ इलेक्शन रिलेटेड रिसर्च इनोवेशन और एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये इसका वे फॉरवर्ड हुआ। कुछ जो इनिशिएटिव्स जो इसने स्टार्ट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम जो है मल्टी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो पोर्टेबल डिवाइस इंट्रोड्यूस कब किया, 1977 में, ये याद रखना डेट इसका। और उसके बाद जो है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट को 2013 में अभी इंट्रोड्यूस किया है। दो चीज़ें याद रखना है, बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंटरनेट शटडाउन के लिए देखिए आर्टिकल 21 का जो है वायलेशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, इसमें यही इसका एक इशू है। इसे कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सीआरपीसी 1973 अप टू 2017 प्रोविजन फॉर द इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। तो देखिए सीआरपीसी का जो है अप टू 17 सीआरपीसी का जो है उसके अंदर भी हम लोग सेक्शन जो 144 के अंदर भी इसको करते हैं। पर जो बीएनएस है जो भारतीय न्याय संहिता जो अभी रिसेंट वाला, उसके जो है 163 जो सेक्शन है उसके अंडर में भी इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं ये। उसके बाद द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर भी अमेंडमेंट इन 2017 अलाउ क्या करता है, इंटरनेट शट डाउन अंडर द टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी 2017 रूल्स फॉर अप टू कितने दिन, 15 डेज के लिए। ये याद रखना है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को उसको अमेंड करके 2017 में ये क्या बोला है कि अप टू 15 डेज के लिए कर सकते हैं। उसके ग्राउंड फॉर शटडाउन के लिए ये सब ज़रूरत नहीं है, पब्लिक इमरजेंसी पब्लिक सेफ्टी वगैरह ये कॉमन चीज़ें है। पब्लिक इमरजेंसी वगैरह आपको ये सबको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। रिव्यू ऑफ द ऑर्डर, अब इसी के अंदर रिव्यू ऑफ द ऑर्डर भी क्या बोला है कि अब 3 मेंबर रिव्यूइंग कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी एट अ नेशनल स्टेट लेवल हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड विद इन 5 डेज टू रिव्यू द ऑर्डर। अब ये देखो 5 दिन, जैसे 5 इंटरनेट शट डाउन कर दिया है तो इसके 5 दिन के अंदर ही इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं। और उसमें कौन होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी के पर्सन इक्विवेलेंट पर्सन होना चाहिए। आर्टिकल 19 जो 2 है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी ये वायलेट करता है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो गया ये। उसके बाद आर्ग्यूमेंट इन फेयर ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, ये देखिए इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेट शटडाउन बहुत ही मतलब नॉर्मल न्यूज़ है, कई सारे कंटिन्यू है। कुछ केसेस इसके बारे में देख सकते हैं हम कि फातिमा शीरीन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला जो है, केरला हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट, किसके, आर्टिकल 21 ऊपर जैसा मैंने बोला था कि ये आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है जब इंटरनेट को शट डाउन करते हैं। तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी वायलेशन है, आर्टिकल 19 जो है क्लॉज 2 का भी। उसके बाद जो है आर्गूमेंट अगेंस्ट द फेवर, कौन कौन से आप देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्गूमेंट इन द फेवर कब, नेशनल सिक्योरिटी, और क्योंकि इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 19 के अंदर। तो ये कौन कौन से केसेस में, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन सब केस में भी इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भी किया जा सकता है, चेक कम्युनल वायलेंसेस एंड एथिकल क्लासेस के भी केस में किया जा सकता है। काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या हेट स्पीच है सोसाइटी में, उसके भी अगेंस्ट में उसको भी हैंडल करने के लिए किया जा सकता है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी किया जाता है। कर्व चीटिंग इन एग्जामिनेशन, तो बहुत जगह पे जैमर वगैरह लगा दिया जाता है, यह तो हमको पता ही है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल शटडाउन्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है कैसे, कॉस्ट इंडिया टोटल कितना 1.9 जो बिलियन डॉलर और एंड 118 मिलियन डॉलर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 अलोन, मतलब 2023 में इतना कॉस्ट किया इंडिया को सिर्फ इंटरनेट शटडाउन की वजह से। इम्पैक्ट ऑन द वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स, जैसे कि हार्डर फॉर द वुमेन टू रिपोर्ट क्राइम्स वगैरह, बहुत सारा ये सब बेसिक चीज़ें भी मतलब ये भी बेसिक इशूज़ में कवर हो जाएंगे ये भी। उसके बाद है कि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कभी ये तो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है। कॉम्प्रोमाइज ऑफ द मीडिया एंड द प्रेस फ्रीडम को, मतलब आप आर्टिकल 19 के जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं प्रेस फ्रीडम को भी आप वहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। डिसरप्शन ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मतलब अगर आप देखेंगे कि सोसाइटी पे क्या अलग अलग इम्पैक्ट देख लीजिए, इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट, सोसाइटी में वेमेन देख लीजिए, वल्नरेबल सेक्शन सारे देख लीजिए,
उसके बाद आप ये देखिए कि फ्रीडम, अब आप ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद जो है रिपोर्टर, और उसके बाद मीडिया पर्सन्स, उनके ऊपर इम्पैक्ट देख लीजिए। तो आप 5-6 इम्पैक्ट्स ऐसे आप ऑलरेडी मतलब ईजिली लिख सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सस्पेंशन ऑफ द टेलीकॉम सर्विसेज इंटरनेट एंड इन रिस्पेक्ट 2021 में उसमें क्या रिकमेंडेशन है? एडॉप्टेशन ऑफ द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कौन कौन से बोला यहाँ पे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसको कंडक्ट करना चाहिए, स्टडी वगैरह एनालाइज करना चाहिए कि अदर कंट्रीज़ में कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सा है जो फॉलो करना चाहिए, कि कैसे शट डाउन करना है, कैसे लार्जर जो पब्लिक है उसको इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ही पड़े। ग्राउंड फॉर द सस्पेंशन जो होना चाहिए, कोडिफाई करो, डिफाइन करो कौन कौन से बेस्ड पे जो इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ द अपॉर्चुनिटी प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर शुड ले डाउन अ क्लियर प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रोसीजर फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द शटडाउन सो दैट देयर आर नॉट एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार लगा दिया तो कंटिन्यू चलते हैं, उनका एक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कितने पर्टिकुलर टाइम तक के लिए होना चाहिए। ऐसा डॉट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ मिल के एक क्लियर प्रोविजंस लाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इंक्लूसिव रिव्यू कमेटी, यहाँ पे मेकिंग एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड 3 मेंबर्स रिव्यू कमेटी मोर इंक्लूसिव बाय इनकॉर्पोरेटिंग रिटायर्ड जज, पब्लिक मेंबर्स और सिविल सोसाइटी के भी होना चाहिए, सो दैट पर्टिकुलर जो चैलेंजेस हैं उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। और सेलेक्टिव बैनिंग ऑफ द सर्विसेज, आप सेलेक्टिवली बैन कर दो जिस सर्विसेज आपको प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर जैमर लगा देते हैं एग्जाम के लिए तो एक पर्टिकुलर एरिया में और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही वहाँ के इम्पैक्ट करता है, सबको नहीं करता है, तो ऐसा सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ द सर्विसेज। इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनेट शटडाउन, इफेक्टिवनेस देखना चाहिए कि स्टडी ऑन द इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है इंटरनेट शटडाउन का, और कितना पब्लिक को सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी ये सब को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सब जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वैसे मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश किया है। राइट टू, अभी देखते हैं हम लोग आके शॉर्ट टॉपिक, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? राइट टू एक्सेस टू जस्टिस जो एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू एक्सेस टू जस्टिस क्या है? मेकिंग इट इज मीनिंग इसका है, इट इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि एंड डील्स विद द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सीक एंड ऑब्टेन अ रेमेडी थ्रू अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन और जस्टिस फॉर ग्रीवेंसेस के लिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन 2016 हेल्ड एक्सेस टू जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये है आता है। बस ये कुशवाहा, अनीता कुशवाहा और पुष्प सुदन 2016 का केस याद रखना है। उसमें ये क्या बोलता है कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इज ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अंदर, और उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। उसके बाद अदर प्रोविजन मैकेनिज्म रिलेटेड टू राइट टू एक्सेस टू जस्टिस में क्या बोलता है? प्रीएम्बल क्या बोलता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमको पता ही है। डीपीएसपी में क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 39A जो राइट टू फ्री लीगल एड जो है उसके अंडर भी आता है। 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एंड 22-6 जो है हाई कोर्ट्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स होगा उससे भी रिलेटेड ये राइट टू एक्सेस टू जस्टिस ये होता है। तो यहाँ पे लेकिन ये बोला है कि एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? एक्नॉलेजिंग द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस एंड द cornerstone of the democracy, Supreme Court recently imposed a penalty on a petitioner for filing multiple frivolous litigations that burden the judicial system। तो इसीलिए वो बोला है कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट आता है हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेस टू जस्टिस में एजुकेटरी मैकेनिज्म, अफोर्डेबल एजुकेशन, स्पीडी ज्यूरिसडिक्शन और एक्सेसिबिलिटी। ये 4 जो होना चाहिए राइट टू एक्सेस में, कि एजुकेटरी जो मैकेनिज्म होना चाहिए, कोर्ट ट्राइब्यूनल वगैरह होना चाहिए। उसके बाद अफोर्डेबल जो होता है, कॉस्ट वगैरह जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि कोई किसी के लिए भी वो अफोर्डेबल होना चाहिए। स्पीडी होना चाहिए, ऐसे क्विक ट्रायल वगैरह और उसका आउटकम जो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, ओनली 1 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली एंड अदर इज 2 ब्रांचेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसलिए वो बोलता है कि एक्सेसिबिलिटी सबके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। दिशा नाम का एक स्कीम किसने लॉन्च किया है? दिशा स्कीम लॉन्च इन 2021 बाय डिपार्टमेंट ऑफ किसने? जस्टिस। ये देखें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जगह यहाँ पे लिख देगा कि हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख देगा, पर एक्चुअल में ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर पीरियड ऑफ द 5 ईयर। ये बस दिशा स्कीम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखो। स्टेट पीसीएस में फुल फॉर्म पूछ ले, डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, दिशा।
उसके बाद अमेंडमेंट टू द प्रिजन मैनुअल एंड द करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। अब ये क्या बोलते हैं, इसमें अमेंडमेंट किया है। दीज अमेंडमेंट्स हैव मेड इन द कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग में इस अमेंडमेंट्स को किया गया। ऑन द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्रिजन इन द सुकन्या संथा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस में। तो हैबिचुअल ऑफेंडर आर इंडिविजुअल। अब यहाँ पे बोला है कि हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बताया है। ये क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड कि हैबिचुअल ऑफेंडर को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होते हैं, आर द इंडिविजुअल कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड मल्टीपल टाइम विद इन 5 ईयर्स। ये देखिए 5 ईयर्स इसका एक क्राइटेरिया हो गया फॉर द सेपरेट ऑफेंसेस विद दैट सेंटेंस नॉट रिवर्स्ड और द रिवर्स्ड ऑन अपील और रिव्यू। तो ये ध्यान में रखना है कि 5 साल का उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, अलग अलग ऑफेंसेस में वो बार बार मल्टीपल टाइम्स वो सेंटेंस किए गए हैं या तो कन्विक्टेड हैं। अब ये देखिए प्रिजन्स इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड PYQ भी है, 2023 में यूपीएससी ने पूछा है। गवर्नेंस क्या है, प्रिजन एंड डिटेंस फॉल अंडर किसके अंदर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लिस्ट कौन सा, 4th 7th शेड्यूल का। मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल नेटवर्क अर्लियर गवर्नमेंट बाय द प्रिजन एक्ट 1894 एंड स्टेट प्रिजन म्यूचुअल मैनुअल। उसके बाद रिफॉर्म क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है प्रिपेयर किया मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। इन्होंने एक मॉडल दिया था कि आप लोग फॉलो कर करके एक प्रिजन को एक करेक्शनल सर्विसेज दे सकते हैं रैदर ओनली प्यूनिटिव। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या बोलता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का मीनिंग डायरेक्ट देख लिए। वंस सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ अ केस वेदर बाय setting aside, modifying or confirming the lower court decree, the superior court's order become the final, binding and operative, merging the lower court's decision into it। मतलब एक बार जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट ने किसी भी केस पे पूरी तरीके से दिखा दिया, पूरी तरीके से कोई फाइनल बाइंडिंग या तो ऑपरेटिव अगर कोई भी अगर उसने मॉडिफाई कर दिया, सीटिंग असाइड कर दिया, उसको कंफर्म कर दिया, तो वो फाइनल हो जाता है, बाइंडिंग रहता है, ऑपरेटिव हो जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए। स्टेट जो कंसेंट फॉर CBI, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट CBI डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रजिस्टर अ केस अंडर द सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन के अंदर में उनको स्टेट गवर्नमेंट का जो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरली उनको लेना पड़ता है। अब अबाउट द स्टेट कंसेंट फॉर द CBI क्या बोलता है कि लॉ जो सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSP एक्ट 1946 रिक्वायर CBI टू गेट स्टेट कंसेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन क्राइम इन स्टेट। ये प्रोविजन हम, क्योंकि जो CBI है जो इसी एक्ट के अंडर सारे जो एक्टिविटीज़ करती है। पंचायत से पार्लियामेंट ये एक इनिशिएटिव है ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर। तो पंचायत से पार्लियामेंट एम टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फ्रॉम द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांस एंड पेंशन ने इसको स्टार्ट किया है, बस ये याद रखना। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रॉडर जो प्रशासन जो है, प्रशासन गांव की ओर एक कैंपेन है, उसी का एक ऑब्जेक्टिव है ये। नेक्स्ट टॉपिक है पे कमीशन के बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो 8th पे कमीशन बनाया है। सिंस 1947 7 पे कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड। 7th पे कमीशन 2016 में बना था। इससे टू कंप्लीट इट टर्म 2026 में फॉर द 10 साल के लिए एक बार बनता है। चेयरमैन ऑफ द 7th पे कमीशन कौन था, जस्टिस अशोक कुमार माथुर। PCS के लिए पूछ सकता है, ये याद रखना। अशोक कुमार माथुर जो थे वो 7th पे कमीशन के चेयरमैन थे। अब 8th वाले का आएगा तो देख लेंगे हम लोग। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक क्या है, इडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर। ये क्या बोलता है, ये ट्रस्ट देखता है कि 28 कंट्रीज़ का एक सर्वे है जिसमें वो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रस्ट अक्रॉस सोसाइटी, गवर्नेंस, मीडिया, बिजनेस एंड NGOs के। तो इंडिया का जो पोजीशन है स्लिप 3rd पोजीशन नीचे आ गया इंडिया आफ्टर चाइना इंडोनेशिया इन टर्म्स ऑफ द पीपल ट्रस्ट। मतलब पीपल का जो ट्रस्ट है गवर्नेंस, बिजनेस, मीडिया वगैरह पे कम हुआ है। विद इन हाई इनकम ग्रुप इंडिया रैंक 4th। ठीक है, तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है पूरा पॉलिटी का। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो PYQs आए हुए हैं। देखिए ये PYQs पूरा सिर्फ पढ़ दूंगा और उसके आपको बस इससे समझना है कि कैसे क्वेश्चंस UPSC पूछती है। देखिए हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन से एक क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्शन क्वेश्चन क्या बोलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। देखिए अगर उस टाइम के हिसाब से देखें तो भी गलत है, क्योंकि
1997 से 3 मेंबर बॉडी है। तो पहला इसका एलिमिनेट होते ही ये तीनों बचेगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शन, ये तो गलत हो गया। ये तो इलेक्शन कमीशन खुद करती है, तो दूसरा गलत होते ही आपका तीसरा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। तो डिसीजन टू डिसक्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट टू कंटेक्स्ट द इलेक्शन हैज़ बीन मेड बाई। तो इन दिस केस जो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है मेजर रोल होता है, उसके एडवाइस पे उसको डिसाइड करना पड़ता है, उसको डिसाइड किया जाता है कि वो कन्विक्टेड है तो अब इलेक्शन लड़ सकता है नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए राजस्थान का जो क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसको रख लिया। ये क्या बोलता है, प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन इन द स्टेट, कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी ऑफ द स्टेट, और उसके बाद कंडक्ट इलेक्शन फॉर द अदर बॉडीज इन द एडिशन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्शन गिवन बाय द गवर्नर। ठीक है, तीसरा एक, और उसके बाद चौथा क्या, प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट इलेक्शन एज असाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए चौथा जो है ये अकेले जो गलत होता है, इसी के साथ इसका आंसर ए आ जाता है। विच आर द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हर साल यूपीएससी क्वेश्चंस ऐसे इलेक्शन कमीशन से, और अगर न्यूज़ में रहता है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप बहुत पुराना क्वेश्चन है 1994 का, तो आप देख के बता सकते हैं इजीली। अब देखते हैं हम लोग कि लोकायुक्त के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन 2015 का। इन विच द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट लोकायुक्त वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश। सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में किया गया था। आर्टिकल 21 से रिलेटेड राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी, और हमने ऊपर पढ़ा है राइट टू इंटरनेट, तो ऊपर हमने पढ़ा है कि 21 के अंदर ही आता है। उसके बाद जो है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन, यहाँ पे भी 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंटेंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द एबव स्टेटमेंट। तो ये कौन बोलता है, कौन सा आर्टिकल में ये करेक्टली ये बताया गया है इस प्रोविजन के बारे में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मतलब सेम ही क्वेश्चन को उसने देखो 3 बार पूछा है, 2018, 2019, 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि बार बार जो क्वेश्चन का रिपीटेशन जो होता है, अगर एक बार आप समझ सकते हैं नेचर क्वेश्चन का, तो बार बार सेम रिपीट होगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पूछा, हमने ऊपर पढ़ा है। लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस टू व्हिच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स। आपका इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सीबीआई के बारे में विथ रेफरेंस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप। सीबीआई नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसिडर द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न बिफोर बिगिनिंग इन्वेस्टिगेशन और क्राइम इन स्टेट। देखिए ये तो पहला ही गलत हो गया। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉ हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, इन दिस केस उसको रिक्वायर नहीं रहता है, कंसेंट लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो पहला ये गलत हो गया, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है कि संथानम कमेटी ने ही ये करेक्ट है। संथानम कमेटी 1962 में इसने रिकमेंड किया था टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, तो इसका ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने ऊपर पढ़ा है। इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट है। हमने देखा कि शायद जो उसका सब्जेक्ट जो 4 है शायद इसका स्टेट का 7th शेड्यूल के अंदर। तो इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विथ देयर ओन In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day-to-day administration of the prison। देखिए करेक्ट है ये। इन इंडिया जो है प्रिजन्स आर गवर्नड बाय द प्रिजन एक्ट 1894, करेक्ट है। हमने वो ये भी सेम पढ़ा था। विच एक्सप्रेसली क्लेम्ड सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इसका दोनों करेक्ट है। इसी के साथ हम लोग ये पूरा पॉलिटी का ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो रहेगा इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आईआर का पूरा। 1 घंटे में मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट देने का। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसके अंदर कुछ और चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताना न भूलें। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, मैं इसका पीडीएफ विथ PYQs डाल दूंगा।
और नेक्स्ट जो है हम लोग आईआर को कवर करेंगे। आईआर का भी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट ही है, और 1-2 दिन के अंदर आईआर को भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, तो अपना फीडबैक देना, अपना सहयोग करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद।